मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी पर आधारित प्रीवियस ईयर में आए हुए जितनी भी हमारे एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, यहां से देखिएगा कि विच आप प्ले यानी कि विच आप प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी का कौन सा नाटक मेड विस्टन चर्चिल अबोलिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को इन प्रिजन, जेलों में। मतलब ये हुआ दोस्तों, जॉन गॉल्सवर्दी के किस नाटक के कारण विस्टन चर्चिल ने जेलों में एकांत कारावास को समाप्त कर दिया। तो ऐसा कौन सा नाटक देखा था विस्टन चर्चिल ने? तो वो जस्टिस को देख करके ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने जेलों की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास को समाप्त कर दिया। ठीक है। और ये हमारा पॉलिटेक्निक जो लेक्चरशिप का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये पूछा गया है। जरा इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। हमने क्या बताया? जस्टिस प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी, जो कि जॉन गॉल्सवर्दी का है, और इसको लिखा गया था 1910 में। दोस्तों ध्यान बनाए रखना। मेड विस्टन चर्चिल अबोलिश, जिसको देख करके अबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, एकांत कारावास को इन प्रिजन्स, जेलों में। जस्टिस इंपैक्ट करता है एंड मूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग विस्टन चर्चिल। अगर हम बात करें कि जॉन गॉल्सवर्दी के जस्टिस नाटक ने विस्टन चर्चिल को जेलों में एकांत कारावास को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। जस्टिस ने विस्टन चर्चिल सहित बहुत से लोगों को प्रभावित किया, और इसके बाद में ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सीन इन द ड्रामा। जब ये जस्टिस को देख रहे थे, इस ड्रामा को देख रहे थे, तो इसमें जो एक सीन आया था सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, इसको देख करके ये बहुत ज्यादा दोस्तों प्रभावित हुए। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि यूपीटीजीटी 2016 में आया, साथ ही साथ ये रिपीट हुआ है 2021 में भी। क्या क्वेश्चन है समझो। एज अ ड्रामाटिस्ट, अगर हम ड्रामाटिस्ट नाटककार के रूप में बात करते हैं, जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू, जॉन गॉल्सवर्दी का संबंध है किससे? तो किससे? रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। मतलब ये हुआ कि एक नाटककार के रूप में जॉन गॉल्सवर्दी का संबंध जो है वो जोन्स और पिनेरो की जो यथार्थवादी परंपरा थी, रियलिस्ट ट्रेडिशन था, उससे इनका संबंध है। As a dramatist, John Galsworthy belonged to the related tradition of John and Pinero। ठीक है। अगला इसके बारे में थोड़ा सा जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में और मैं बता देता हूं। जॉन गॉल्सवर्दी का जो थे वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, यानी कि उपन्यासकार थे, और प्ले राइट थे। प्ले राइट का मतलब नाटककार थे। दूसरा, इनका जन्म जो है वो 1867 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1933 को हो गई थी। इसके बाद इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1932 में मिला था। ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर देख सकते हो कि अगर हम बात करें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि फोरसाइट सागा का एक पार्ट है, नॉवेल है, पहला नॉवेल है, जो कि 1906 में आया। इसके बाद सिल्वर वॉक्स भी 1906 में आया, जो कि इनका क्या था? प्ले था। ठीक है। ये नॉवेल है और ये प्ले है। स्ट्राइफ की बात करें 1909 में आया, और जस्टिस 1910 में आया। अगर हम फोरसाइट सागा की बात करें तो ये क्या है? इनका 1922 में आया, और इसी के लिए 1932 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया दोस्तों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, इनमें से कौन सा वर्क इज अ नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, जो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, इनमें कौन सा नॉवेलिटी है? अगर नॉवेलिटी की बात करें तो जॉयसलिन है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, जोकोलिन कर दिया गया है, तो इसीलिए जॉयसलिन होना चाहिए था, जॉयसलिन। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज, और 2021 में नन ऑफ दीज को ही माना गया था। ठीक है। यहां पर देखिएगा, अगर जॉयसलिन की स्पेलिंग ठीक होती तो जॉयसलिन ही इनका नॉबिलिटी है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। बिलोंग टू द नॉबिलिटी। इसके देखिए, ऑल्दो द फ्रीलैंड्स द फोरसाइट सागा इज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी वाज अ इंग्लिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट,
इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए 1932 में मिला था। इनके कुछ नोटेबल वर्क भी हैं जिनको आप यहां से पढ़ लीजिएगा। ऊपर भी बताया जा चुका है फोरसाइट सागा जो कि 1906 से 1921 के बीच में लिखा गया था और 22 में ये कलेक्शन आया था जिसमें 3 नॉवेल्स थे और 2 इंटरल्यूड थे। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द सिल्वर बॉक्स, ठीक है, 1906, जस्टिस 1910, स्ट्राइप 1909, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर से यूपी टीजीटी के 2021 में पूछा गया है, यूपी टीजीटी के 2021 में कि फाल्डर, अब यहाँ पे कैरेक्टर पूछ लिया है कि ये जो फाल्डर नाम का कैरेक्टर है वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय गॉल्सवर्दी, गॉल्सवर्दी के कौन से प्लेज का कैरेक्टर है ये। तो फाल्डर की अगर हम बात करें तो ये किस में दिखाया जाता है, फाल्डर देखो फाल्डर जो है वो किस में दिखाया जाता है, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो देख लीजिएगा। ये अभी अभी हमने आपको बताया था कि फाल्डर जो है वो जस्टिस में दिखाया जाता है, किसमें, जस्टिस, जो कि 1910 में आया था दोस्तों। सिल्वर बॉक्स इनका 1906 में आया है और स्ट्राइप 1909 में आया है, ठीक है। यहां से देखिएगा फाल्डर जो कैरेक्टर है वो कहां का, जस्टिस प्ले का है जो कि जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया, जस्टिस 1910 में। और ये है क्या साथियों, एक प्रॉब्लम प्ले है। क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले है। इट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द ड्रामा is one of concerned with the administration of the criminal law in England and for the matter of that in all modern civilized societies। मतलब ये हुआ, ये एक समस्याग्रस्त यानी कि प्रॉब्लम प्ले है और नाटक की जो केंद्रीय समस्या इंग्लैंड में जो आपराधिक कानून के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, इस मामले में सभी आधुनिक सभ्य समाजों को भी बताया गया। अब एक और कैरेक्टर पूछ लिया है कि जो कुक्सन नाम का कैरेक्टर है वो किस में है, तो कुक्सन भी किस में दिखाया जाता है, जस्टिस में ही दिखाया जाता है। कुक्सन भी किस में दिखाया जाता है, जस्टिस में। और ये भी देखो 2 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। कुक्सन के बारे में देखो, कुक्सन जो कैरेक्टर है वो कहाँ का है, जस्टिस का है। जस्टिस कब आया, 1910 में। एक पावरफुल सोशल ट्रेजेडी है और इट इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, अ स्ट्रॉन्ग सटायर ऑन, इसमें सटायर किया गया, व्यंग किया गया इस प्ले में। और व्यंग किस चीज के ऊपर किया गया है, कंटेम्परेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी, जो वहां का इंग्लिश सिस्टम है यानी कि यह समकालीन जो अंग्रेजी कानून और न्यायपालिका की जो प्रणाली है उस पर बहुत जोरदार व्यंग है। गाल्सवर्दी यानी कि अगर हम गाल्सवर्दी ब्रिंग इनटू लाइट अ ग्लेरिंग शॉर्टकमिंग एंड डिफेक्ट्स इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड, मतलब ये हुआ गाल्सवर्दी ने इंग्लैंड की जो कानूनी सिस्टम था, जो लॉ प्रणाली थी, लॉ सिस्टम था, में बहुत ज़्यादा सीरियस जो डिफेक्ट थे, गंभीर कमियां थीं और उसके जो दोस्त थे कानून के उनको प्रकाश में लाए थे, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, अगला जो कैरेक्टर है वो जैक बार्थविक इज द कैरेक्टर इन। जैक बार्थविक किसका कैरेक्टर है, तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है, जॉयसलिन का है, आइलैंड फारसीज का है या सिल्वर बॉक्स का है। तो दोस्तों ये किसका है, सिल्वर बॉक्स का। और यूपीटीजीटी 2021 में इसको भी पूछा जा चुका है। तो जैक बार्थविक किसका कैरेक्टर है, सिल्वर बॉक्स। और सिल्वर बॉक्स कब आया, 1906 में आया। 3 एक्ट कॉमेडी है ये, ध्यान बनाए रखना। इट इज द फर्स्ट प्ले और ये इनका सबसे पहला प्ले माना जाता है जॉन गाल्सवर्दी का। कैसा, सबसे पहला प्ले माना जाता है। द एक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 एक्ट्स टेक प्लेस द ईस्टर ट्यूसडे एंड द एक्शन ऑफ द थर्ड ईस्टर वेडनेसडे वीक। मतलब ये हुआ भाई कि पहले 2 जो इसके एक्शन है, फर्स्ट 2 एक्ट्स की अगर हम बात करें तो कार्रवाई ईस्टर मंगलवार को होती है और ईस्टर बुधवार सप्ताह की तीसरी कार्रवाई मानी जाती है। तो ये भी ध्यान बनाए रखना। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर का, दी फोरसाइट सागा, दी फोरसाइट बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता है, और ये देखो 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, बी ऑप्शन हमारा सही होगा और यही आयोग द्वारा बार बार माना जा रहा है, टिपिकल सिटी फैमिली,
चलो जरा इसको देखो। द फोर साइड सागा, द फोर साइड बिलोंग टू अ टिपिकल सिटी फैमिली। ठीक है, द फोर साइड सागा कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, 1922 में। इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, ये 3 नॉवेल्स हैं, इसमें 2 इंटरल्यूड हैं और ये लगभग 1906 से लेकर के 1920 में इन 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स को पब्लिश करवाया गया। फाइनली जो पूरा का पूरा फोर साइड क्रॉनिकल्स आया था तो वो पूरा कब आया था? 1922 में। और इसी के लिए जॉन गॉल्सवर्दी को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज 1932 में दिया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा। मतलब ये हुआ कि जॉन गॉल्सवर्दी की निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्क था, ऐसी कौन सी कृति नाटक पर यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी के विचारों को सामने रखती है? तो जॉन गॉल्सवर्दी के विचारों को सामने रखने वाली जो प्ले था, इनका वर्क था, कृति थी, वो कौन सी थी? तो उसको आपको पता करना है। तो देखो, जॉयसलिन नहीं, आइलैंड फारसीज भी नहीं, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। किसकी बात करेंगे? सी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये इनका क्या था और ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज अ वर्क, ये एक वर्क है ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी का, पुट फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ये चीज आप ध्यान बनाए रखना। एसेज एंड अदर पीसेज, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड अदर पीसेज डेट वाज ओरिजिनली इशूड इन 1912। और इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी कब आया था? 1912 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वही चीज है जो पहले ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। इसमें भी सेम वही समस्या थी जोकलिन वाली। ठीक है, लेकिन उस समय 2016 में जोकलिन को ही माना गया था, बट यहां पर भी नन ऑफ द अबव दे रखा है और ऑप्शन हमारा डी ही होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। 2018 में 2016 में जोकलिन को ही माना गया है। ठीक है, लेकिन 2021 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ और उसमें आयोग ने डी ऑप्शन को माना है, नन ऑफ दीज को। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान बनाए रखना, या तो सही से स्पेलिंग चेक कर लेना। जॉयसलिन लिखा होगा, जॉयसलिन नहीं लिखा है तो आपको अब नन ऑफ दीज पर ही जाना है। जॉयसलिन इज नॉट एनी वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी, सीधी सी बात कहेगी, जॉयसलिन है, जोकलिन कोई वर्क नहीं है। इट इज जॉयसलिन। क्या है? जोकलिन की जगह पर जॉयसलिन है, ये सही शब्द है। ठीक है, आगे बर्ड्सवर्थ, ये जॉन गॉल्सवर्दी का ये पहला नॉवेल है, पब्लिश्ड इन अ स्मॉल एडिशन इन 1898 में। ठीक है, अंडर द सीडोनिम, और इनके उपनाम से, निक नाम से जो है इसको पब्लिश करवाया गया था। इनका निक नाम क्या? जॉन सिन जॉन के नाम से। ठीक है, जॉन सिन जॉन के नाम से। व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गॉल्सवर्दी राइट? जॉन गॉल्सवर्दी किस तरीके के नाटकों को लिखा करते थे यूपीटीजीटी 2016 में? तो ये हमेशा प्रॉब्लम प्लेज को लिखते हैं। कैसे? प्रॉब्लम प्लेज को दोस्तों। जॉन गॉल्सवर्दी हमेशा कैसे नाटकों को लिखते हैं? प्रॉब्लम प्लेज को। जरा यहां से पढ़िएगा कि जॉन गॉल्सवर्दी रिटन प्रॉब्लम प्लेज, ये तो बात आपको समझ आ गई। प्रॉब्लम प्लेज इज अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द नॉर्वेजियन प्लेराइट थे हेनरिक इब्सन। यानी कि मैंने क्या बताया था, इसमें आपको बताया है कि जॉन गॉल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्ले लिखे। प्रॉब्लम प्ले एक प्रकार के नाटक हैं जिसे नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, इन प्रॉब्लम प्ले द सिचुएशन फेस्ड बाय द प्रोटोगोनिस्ट, जो हीरो होता है, इज पुट फॉरवर्ड बाय द ऑथर एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेंस ऑफ अ कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम। मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो प्रॉब्लम प्ले में जो हीरो होता है, हीरो द्वारा सामना की गई स्थिति को लेखक द्वारा समकालीन जो सामाजिक समस्या होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है, के प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में सामने रखा जाता है। अक्सर नाटककार किसी ऐसे पात्र का उपयोग करके ऑफेन प्राय या अक्सर जो ड्रामाटिस्ट होते हैं वो मैनेजेज करते हैं बाय द यूज ऑफ अ कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर का यूज करते हु स्पीक फॉर द ऑथर or by the evolution of the plot, or both the purpose or solution
टू अ प्रॉब्लम विच इज एट ऑड्स विद अ प्रिवेलिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या होता है, नाटककार जो होते हैं वो किसी एक ऐसे कैरेक्टर का उपयोग करके जो लेखक के लिए बोलता है या कथानक के विकास के द्वारा, उसका डेवलपमेंट के द्वारा या दोनों से उस समस्या का समाधान प्रस्तावित करने में सफल होता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या कहा गया है, एबी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है कि अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। अ मॉडर्न कॉमेडी इज अ सिक्वल टू फोर साइड सागा रिटन बाय, रिटन इन द ईयर ओके 1924 से 1928 के बीच में। ये फोर साइड क्रॉनिकल्स का पार्ट होते थे जिसमें 3 तरीके की इन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे थे, एक फोर साइड सागा था, दूसरी मॉडर्न कॉमेडी थी। एंड पब्लिश्ड इन, और इसको पब्लिश कराया गया था 1929 में। अ मॉडर्न कॉमेडी कंप्रेजेज अ नॉवेल, इसके मॉडर्न कॉमेडी के अंतर्गत कौन कौन से नॉवेल आते हैं, जैसे बाइट मंकी आता है, ठीक है, एन इंटरल्यूड, अ साइलेंट बुलिंग। और सेकेंड नॉवेल की अगर हम बात करें द सिल्वर स्पून, देखो इनका एक सिल्वर बॉक्स है जो कि क्या है, एक प्ले है, और सिल्वर स्पून क्या है, इनका एक नॉवेल है। सेकेंड इंटरल्यूड की बात करें तो पासरबाई है, और इनका थर्ड नॉवेल इसमें कौन सा है, स्वान सॉन्ग है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना भी चुका हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वो वीडियो भी एक बार जा करके उसको देख लीजिएगा। सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल, जो जॉन गॉल्सवर्दी के प्रारंभिक नॉवेल थे उनमें अनेक बार रिटेन लिखे गए अंडर द सिडोनिम, कौन से उपनाम से ये शुरुआत में अपने नॉवेल्स को लिखा करते, क्योंकि जॉन गॉल्सवर्दी शुरुआत में अपने नॉवेल्स को अपने खुद के नाम से पब्लिश नहीं कराते थे बल्कि अपने उपनाम से पब्लिश कराते थे। वो उपनाम इनका क्या था, जॉन सेंट जॉन था। क्या था, जॉन सेंट जॉन, ध्यान बनाए रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 14 के बाद, देखो जरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म हुआ था 1867 में, मृत्यु हो गई 1933 में, नोबेल प्राइज मिला 1932 में, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला था 1929 में। ठीक है, बाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जो कि क्या थे, एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और प्ले राइट थे। ओके, इन हिज अर्ली कैरियर, अगर हम अर्ली कैरियर की बात करें तो ही यूज टू सिडोनिम, ये अपना पेन नेम यूज किया करते थे और इनका पेन नेम क्या था, जॉन सेंट जॉन था। ही यूज दिस नेम अंटिल द आइलैंड फारसीज, और इस नाम को जॉन सेंट जॉन यानी कि अपने पेन नाम को इन्होंने तब तक यूज किया आइलैंड फारसीज यानी कि 1904 से पहले तक। जो 1904 में इनका आइलैंड फारसीज आया वो इनके खुद के नाम से ही पब्लिश हुआ, जॉन गॉल्सवर्दी के नाम से। देन ही स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज ओन नेम, और इस वर्क से ही इन्होंने, जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने खुद के नाम से वर्क को यानी कि अपनी रचनाओं को पब्लिश कराना शुरू कर दिया। फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी वाज, जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा है, देखो पहला सक्सेसफुल नॉवेल पूछा जाए तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी लिखेगा, फर्स्ट प्ले पूछा जाए तो सिल्वर बॉक्स लिखेगा। ठीक है, तो कौन सा था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में आया था। ठीक है, रेज्ड गॉल्सवर्दी to the front rank of living novelist. In this successful work, he created a new type of fiction, balancing as he said the virtue and vices of his hero, shown foresight against the vices and virtue of other member of the same family. मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें जॉन गॉल्सवर्दी का सबसे पहला सफल उपन्यास कौन सा था, तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में आया, ने जॉन गॉल्सवर्दी को उपन्यासों को अग्रिम पंक्ति में ले जाकर के खड़ा कर दिया, यानी कि एक अच्छी पहचान बना दी समाज में, ठीक है, सोसाइटी में। और इस सफल जो सक्सेसफुल वर्क था, इस सक्सेसफुल वर्क में उन्होंने अपने नायक जो हीरो था सोम फोरसाइट के गुणों और अवगुणों को उसी परिवार के अन्य सदस्यों के अवगुणों और सद्गुणों के विरुद्ध संतुलन करके एक नए प्रकार की कल्पना का सृजन किया। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो विच नॉवेल, कौन सा नॉवेल ऑफ गॉल्सवर्दी इज कंसीडर्ड, माना जाता है
टू बी हिज मास्टरपीस। जॉन गॉल्सवर्दी का कौन सा नॉवेल जो है वो एक मास्टरपीस के रूप में माना जाता है? तो कौन सा नॉवेल? इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट जो है वो उनका क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? मास्टरपीस माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जॉन गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस किसे माना जाता है, तो आप तुरंत नाम लेंगे इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, जो कि क्या था? मास्टरपीस था इनका। और दिस इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड, जो कि क्या इसमें 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड थे, ठीक है, जो कि फाइनली पब्लिश हुआ था 1922 में। ठीक है, कब? 1922 में। और इसी वर्क के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था 1932 में। अगला देखो, विच इज गॉल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। वही बात हम कह रहे थे कि पहला नॉवेल अलग है, पहला प्ले अलग है। अगर पहले नॉवेल की बात करें तो इंडियन समर, माफ करना, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और अगर इसकी बात करें, पहले प्ले की बात करें, तो पहला प्ले इनका कौन सा है? सिल्वर बॉक्स है। कौन सा है? सिल्वर बॉक्स। ध्यान बनाए रखना। देखो, जॉन गॉल्सवर्दीज का पहला प्ले कौन सा है? सिल्वर बॉक्स है। और इसमें 3 एक्ट की कॉमेडी है। 1906 में ये आई थी। सिल्वर बॉक्स में क्या होता है? थेफ्ट ऑफ अ prostitute's purse by a rich young man of a good family is placed beside the theft of a silver secret case from a rich man's father house by a poor devil with very different repercussions। मतलब ये हुआ भाई इसका कि अगर हम इसकी बात करें, जॉन गॉल्सवर्दी का पहला नाटक कौन सा? सिल्वर बॉक्स है। 1906 में ये 3 एक्ट की कॉमेडी थी, 1906 में आई थी। सिल्वर बॉक्स में एक अमीर यानी कि अच्छे परिवार के युवक के द्वारा एक वैश्या के पर्स की चोरी को और गरीब द्वारा अमीर आदमी के पिता के घर से सिल्वर सीक्रेट जो सीक्रेट बॉक्स था उसको चोरी के एक साथ रख करके देखा जाता है। ठीक है, और इसी में उसमें काम एक जैसा ही दोनों करते हैं, लेकिन इनकी सजा अलग अलग होती है। इसी को इसमें दर्शाया गया है, यानी कि अपराध दोनों एक जैसा ही करते हैं, जैक बार्थविक और जो सिल्वर बॉक्स सीक्रेट बॉक्स जो चुराया जाता है उसके द्वारा, लेकिन सजा सीक्रेट बॉक्स को चुराने वाले को ही होती है। बेन बाज जॉन गॉल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए जॉन गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो देखो, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 1932 में। बी ऑप्शन ध्यान बनाए रखना। जॉन गॉल्सवर्दी वॉन नोबेल प्राइज। जॉन गॉल्सवर्दी नोबेल प्राइज विजेता थे, जो कि इनको 1932 में मिला था। ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब। इनको पेन का इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब था उनका प्रेसिडेंट भी बनाया गया। और कब बनाया गया? 1921 में। इसके बाद बाज अपॉइंटेड टू ऑर्डर ऑफ मेरिट। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया था, वो 1929 में दिया गया था। ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान बनाए रखना भाई। नोबेल प्राइज 32 में जीता था। 21 में पेन अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्यिक क्लब के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया 1921 में। और 29 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से मिस हो गया है, मैं ऐसे ही ओरली कह देता हूं। इसमें क्या है? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा एक डार्क फ्लावर करके वर्क पूछा गया था कि ये जो डार्क फ्लावर है वो क्या है? तो ये एक लव नॉवेल था, ये पूछा गया था ऑप्शन में। तो इसके ऑप्शन रह गए। डार्क फ्लावर इनका कब आया था? 1913 में आया, और ये जॉन गॉल्सवर्दी के लिखा गया था। ठीक है, द स्टोरी ऑफ वन मैन्स लव अफेयर। और ये क्या है? एक लव नॉवेल है। यही पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये एक लव नॉवेल है। 20 की अगर बात करें, देखो 20 में तो विच ड्रामा ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी का कौन सा ड्रामा डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, यानी कि कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में गॉल्सवर्दी का कौन सा नाटक जो है वो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीपति और मजदूरों के बीच में संघर्ष से संबंधित है। तो वो कौन सा नॉवेल है? इनका स्ट्राइप। और स्ट्राइप दोस्तों कब आया था? स्ट्राइप कब आया था?
सॉरी 9 में 1909 में। स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड अ लेबरर। स्ट्राइप में क्या होता है, स्ट्राइप में क्या होता है कि जो पूंजीपति होते हैं और जो मजदूर होते हैं उनके बीच में संघर्ष दिखाया जाता है, जिसमें अ लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्राइक होती है दैट हैज बीन गोइंग ऑन एट द टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। कंपनी का नाम है ये टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ठीक है। सीम्स टू कम इनसाइड बाय अ सेटलमेंट अराइव्ड एट बिटवीन लेबरर्स एंड द कैपिटलिस्ट। अगला अगर हम बात करें तो 21 नंबर पे देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गॉल्सवर्दीज प्ले। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले नहीं है। तो जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले नहीं है तो देखो ध्यान बनाए रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सिल्वर बॉक्स इनका क्या है, सिल्वर बॉक्स इनका प्ले है, नाटक है। स्ट्राइप भी नाटक है, जस्टिस भी। और ये जो सिल्वर स्पून है तो जॉन गॉल्सवर्दी का ही, लेकिन ये प्ले नहीं है, ये जॉन गॉल्सवर्दी का क्या है, नॉवेल है। क्या है, नॉवेल है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। सिल्वर स्पून इज अ नॉवेल, ये क्या है, नॉवेल है जो कि जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। इट इज अ फिफ्थ ऑफ 9 नॉवेल्स। उन्होंने जो 9 नॉवेल लिखे थे उनमें से 5वें नंबर का ये नॉवेल है इन दी फोरसाइट क्रॉनिकल्स में। अगला नेक्स्ट 22 नंबर पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है यहाँ पे कि क्या भरा जाएगा, बताना है। इज द मेन थीम द मोस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज प्ले। जो जॉन गॉल्सवर्दीज के प्ले हुआ करते थे उनकी मुख्य थीम क्या होती थी दोस्तों। अगर हम मुख्य थीम की बात करें तो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, अपने समय की जो सामाजिक समस्याएं होती थी उन्हीं पर आधारित जॉन गॉल्सवर्दी जो है अपने प्लेज को लिखा करते थे। जरा पढ़ो। ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लॉ। इनका लॉ में भी खूब अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन कभी भी इन्होंने उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया क्योंकि अपने इस लॉ वाले प्रोफेशन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हैड ऑल द लॉयर्स इम्पार्शलिटी एंड फेयरनेस ऑलवेज thought living in cultured case he was troubled by a social problem of the day, the inequalities and injustice of the social system which became the main theme of his writing। मतलब ये हुआ कि जो जॉन गॉल्सवर्दी थे उनकी ज्यादातर जो प्लेज हुआ करते थे वो सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवस्था की जो असमानताएं होती थी या जो अन्याय समाज में होते थे उनसे परेशान रहते थे और उनके लेख जो लिखते थे, जो वर्क लिखते थे उसमें ये परेशानी उनकी ये दिक्कत झलकती थी, दिखती थी। यानी कि जो उनके लेखन का मुख्य विषय बन गया कौन सा, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम्स। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे देखो। 23 नंबर पे जॉन गॉल्सवर्दीज स्टाइल रिमार्केबल फॉर। जो जॉन गॉल्सवर्दी की शैली है वो उल्लेखनीय है, रिमार्केबल है। किस लिए उल्लेखनीय है दोस्तों, तो ये सभी के लिए उल्लेखनीय है। इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, यानी कि इसकी ताकत और इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। इट्स पावरफुल स्वीप एंड ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन, मतलब ये हुआ इसकी शक्तिशाली स्वीप के लिए और शानदार इलस्ट्रेशन चित्रण करने के लिए। इस डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस और इसका गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव होगा। देखो इसके बारे में जरा समझो। ही इज अ रियलिस्ट with a keen and accurate observation and handles his material with a restrained delicacy and impartiality। मतलब ये हुआ वह एक गहन और सटीक अवलोकन करने वाला रियलिस्ट था, यानी कि यथार्थवादी था। वह अपनी सामग्री में जो भी ये लिखा करते थे उसमें क्या दिखता था, क्या झलकता था, संयम झलकता था, विनम्रता झलकती थी, निष्पक्षता झलकती थी, ठीक है। उनका मुख्य आधार क्या होता था, हिज चीफ वेपन इज आयरनी होती थी एंड हिज सटायर इज केप्ट वेल इन हैंड। मतलब ये हुआ ये इनका मुख्य हथियार क्या था, व्यंग था। उनका व्यंग बखूबी संभाल कर रखा जाता। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो उनके जो संवाद होते थे उनके संवाद में स्वाभाविकता है कि लेकिन वह गहरी भावनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है, रिफ्लेक्ट करता है किसको, डीप फीलिंग को।
अगला 24 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गॉल्सवर्दी थ्री ट्रायोलॉजीज। जो जॉन गॉल्सवर्दी की 3 ट्रायोलॉजीज थी उसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता। तो देखिए ये द फोर साइड सागा ये भी बिलोंग करता है, मॉडर्न कॉमेडी ये भी जो है गॉल्सवर्दी की 3 ट्रायोलॉजी लिखी थी। तो पहली तो थी फोर साइड सागा, दूसरी थी मॉडर्न कॉमेडी, तीसरी थी एंड ऑफ द चैप्टर। लेकिन ये फोर साइड सागा का हिस्सा है, ठीक है, ये पार्ट है ना कि उनकी ट्रायोलॉजी है। तो ट्रायोलॉजी का नाम ये तीन ही है, ये सिर्फ फोर साइड सागा का एक हिस्सा है, ठीक है, नॉवेल है। नेक्स्ट तो दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में बाद दी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ फोर साइड सागा। फोर साइड सागा 1922 में आया, मॉडर्न कॉमेडी 1929 में आई और विद द एंड ऑफ चैप्टर 1932 में। ये इनकी फेमस ट्रायोलॉजी सीरीज थी जिसको हम क्या कहेंगे, क्रॉनिकल, फोर साइड क्रॉनिकल्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद बचे हुए 25 क्वेश्चन जो हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, जॉन गॉल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? तो सीधी सी बात है, सबको पता होगा 1867 में। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल, सर्रे इन इंग्लैंड में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।